नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्र। पुरवैया क्राइम स्पेशल में कल हमने आपको दिखाया था ब्लास्ट का बी कनेक्शन। हमारी इस खबर पर मुहर भी लगी है। ब्लास्ट के आरोपी कुंदन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज भी हम आपको दिखाएंगे ब्लास्ट के कुछ अनसुलझे पहलू। इसके अलावा बात करेंगे सहरसा से एक ऐसी गिरफ्तारी की जिस पर कुछ सवाल खड़े हो गए हैं। बताएंगे कि कैसे परदेश में बंधक बना है बिहार का एक नौजवान, कहां लगा नक्सलियों को धक्का, और बताएंगे एसिड अटैक के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। कल हमने आपको दिखाया था ब्लास्ट का बी कनेक्शन। हमारी इस खबर पर अब मुहर लग गई है। साथ ही इस ब्लास्ट में कुंदन सहित 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। देखिए क्या थी अपराधियों की योजना और क्या था इस ब्लास्ट के पीछे का असल मकसद। उस धमाके के बाद पटना दहल गया था। पुलिस हिल गई थी। लोग सोच रहे थे कौन था इस धमाके के निशाने पर। सुरक्षा एजेंसियों के कान भी खड़े हो चुके थे। वो भी इस मामले की जांच में जुट गई थी। इसके बाद आरोपियों की पहचान भी कर ली जाती है। हमने 2 अप्रैल को पुरवैया क्राइम स्पेशल में भी प्रमुखता से आरोपियों के बारे में बताया था। हमने आपको दिखाया था क्या है इस ब्लास्ट का बी कनेक्शन। इस बी कनेक्शन के साथ आरोपी कुंदन का नाम भी जुड़ा था। हमने कुंदन के बारे में भी दिखाया था। तो आपको अब ये बता दें कि ब्लास्ट का एक मुख्य आरोपी कुंदन पुलिस के हाथ लग चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। फरार 3 आरोपियों में से एक कुंदन अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने कुंदन को नालंदा जिले के एकंगरसराय से गिरफ्तार किया है। कुंदन के साथ 2 और लोग भी पुलिस के हाथ लगे हैं। सुगंध और कमलेश जिन्होंने भागने में मदद की कुंदन राय की तथा प्राश्रय दिया, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। उनकी मदद से पुलिस के द्वारा उसको आज ट्रेस किया गया बिहार शरीफ में तथा बिहार शरीफ के परवलपुर इलाके में। तत्काल जो पुलिस की टीम उसके पीछे लगी हुई थी, उसके द्वारा घेराबंदी करके एकंगरसराय पुलिस की मदद से जो कुंदन राय है उसको वहां से गिरफ्तार किया गया तथा उसको हम लोग अभी यहां पटना लेकर आए हैं। इस कांड की जो मुख्य कड़ी जो कुंदन है, जिसके माध्यम से हम लोग आज जो ATS स्पेशल ब्रांच और पटना पुलिस की टीम है वो गहन रूप से पूछताछ करेगी। कुंदन और बाकी 2 लोगों को पटना और नालंदा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों को एकंगरसराय के बैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। हमने आपको पहले भी बताया था कि कुंदन इससे पहले भी जेल जा चुका है। इस कुंदन की तलाश पुलिस काफ़ी ज़ोर शोर से कर रही थी। अब उम्मीद है कि कुंदन की गिरफ्तारी के बाद ब्लास्ट के कई राज बाहर आएंगे। इस ब्लास्ट में लोटस घड़ी के मिलने का सस्पेंस भी खुलेगा, क्योंकि इसी घड़ी का इस्तेमाल बोधगया और पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट में हुआ था। इस घड़ी का इस ब्लास्ट की जगह से मिलना क्या महज एक संयोग था? पुलिस का कहना है कि इस धमाके के निशाने पर आम लोग थे। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आम लोगों को निशाना हमेशा आतंकवादी ही बनाते हैं। नक्सली संगठन या फिर अन्य अपराधी गिरोह आम लोगों को निशाना बनाकर हमला नहीं किया करते। जाहिर है अगर ये सच है तो फिर इस ब्लास्ट के पीछे आतंकी हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये जो इस बात में कोई शक नहीं है कि निश्चित रूप से कोई गहरी साजिश थी जिसके माध्यम से इनके द्वारा इस तरीके का जो शक्तिशाली और जो सोफिस्टिकेटेड बम बनाया गया। कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाले निश्चित रूप से ऐसी संभावनाएं हैं जो ऐसा हो सकता है। तो वो क्या एग्जैक्टली रहा है तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं, परंतु वो अभी जब तक हम उनको कॉरोबोरेट नहीं कर लेते तब तक उसको जो है मीडिया के सामने रख पाना जो है उचित नहीं रहेगा। अब वो रडार पे तो निश्चित रूप से इसमें आम जन रहते हैं। ब्लास्ट के बी कनेक्शन में हमने आपको दिखाया था कि ये बम कहीं और से बनाकर लाया गया था। आज हमारी इस खबर पर भी मुहर लगी। ब्लास्ट का बी कनेक्शन में हमने आपको ये भी बताया था कि इस ब्लास्ट के तार झारखंड के रांची से जुड़े हो सकते हैं। ब्लास्ट का बी कनेक्शन हमने एक दाढ़ी वाले का जिक्र किया था कि ये बम कहीं झारखंड से उसके द्वारा जो है सोर्स किए गए हैं और इसमें कुछ और जो उसके अन्य साथी हैं उनके नाम भी हमारे सामने आए हैं। उनके जो विभिन्न ठिकाने हैं उन पे हमारी जो टीम्स हैं
इस समय छापेमारी कर रही हैं तथा उनके संबंध में जानकारियां जुटा रही हैं। आशा है कि जो और अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं उनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी और इस पूरे के पूरे मामले का पटाक्षेप होगा कि किस प्रकार से इन जो बॉम्ब्स को सोर्स किया गया है और इस मामले से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं जिनके द्वारा बॉम्ब बनाने का काम किया गया है या सप्लाई करने का काम किया गया है और जो इस पूरी साजिश में शामिल रहे हैं तथा जिनके द्वारा साजिशकर्ताओं को प्रश्रय दिया गया है, उन सभी के विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये ब्लास्ट एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। अब इसकी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की इस कोशिश को सफलता भी मिलने लगी है। उम्मीद है कि जल्द ही इस ब्लास्ट के पीछे का पूरा सच सामने आ जाएगा। नालंदा से दीपक विश्वकर्मा के साथ पटना से अमित कुमार, जी मीडिया। सहरसा में एक गिरफ्तारी पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस गिरफ्तारी पर पुलिस कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। आखिर ऐसी कौन सी पहेली है इस गिरफ्तारी के पीछे? इस एक गिरफ्तारी पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, जरा आप भी देखिए। इस मां के आंसू हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये पुनीता देवी हैं। इन्हें दुख है कि इनके बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई। किसी गुनहगार को पकड़ कर ले जाना पुलिस का काम है। पुलिस ने इस मां के बेटे को भी एक गुनहगार के तौर पर ही गिरफ्तार किया होगा। लेकिन जब हम इस केस की पड़ताल करने निकले तो मामला दूसरा मोड़ लेता नजर आया। पहले आप इस मां के दर्द को इसी की जुबानी सुनिए, फिर हम आपको आगे का मामला भी बताएंगे। मेरा बेटा को जेल में भेजना चाहिए। पुलिस का कोई भी गलत उस पर कोई यदि नहीं है, सबूत भी नहीं है। निर्दोष बच्चा को ले गया उठा के। दरअसल इनके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब उसे जेल भेज दिया गया है। फिलहाल वो जेल में कैद है। आपको हम वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जब उसे थाने के महिला हाजत में बंद कर रखा गया था। जी हाँ, इस हाजत में इस नाबालिग को बंद करके रखा गया था। इसके बाद हमने खबर भी दिखाई थी। खबर दिखाए जाने के बाद बच्चे को जेल भेज दिया गया। 27 तारीख को 4:30 बजे सुबह पुलिस आई, हमको गेट खुलवाया, कहा तुम्हारा लड़का कहाँ का? यही है। उसके बाद बोला कि यही सब सिखाते हैं लड़का को, तुम्हारा बेटा मोटरसाइकिल लिफ्टर है। हथकड़ी लगा के गाड़ी में बिठा लिया। उसके बाद बोला हमको 10 बजे 27 तारीख को थाना। हम रोज जाते रहे 30 तारीख तक। हाँ, जेल में रखा गया है। मेरा बेटा नाबालिग है, उसको जेल में नहीं रखना चाहिए, हथकड़ी नहीं लगाना चाहिए, हाजत में नहीं रखनी चाहिए। 5 दिन से हाजत में रख लिया था। अब आप इस पूरे मामले को समझ लीजिए। ये हैं संजय कुमार गुप्ता। इनका कहना है कि इनके बेटे को मार्च महीने की 27 तारीख को ही पुलिस ने घर से उठाया था। पुलिस के मुताबिक इनके बेटे पर बाइक लिफ्टर होने का आरोप है। लेकिन इनके बेटे को 5 दिनों तक पुलिस हाजत में रखा गया, जबकि कानून कहता है कि किसी भी कैदी को 24 घंटे से ज्यादा हाजत में नहीं रखा जा सकता। ऐसा करना कानूनन गलत है। लेकिन संजय गुप्ता की माने तो इनके बेटे को 5 दिनों तक हाजत में रखा जाता है। इसके बाद जब मीडिया में खबर दिखाई जाती है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि आरोपी लड़का 8वीं का छात्र है। वो आदर्श आवासीय मध्य विद्यालय का छात्र है। स्कूल में दर्ज उसकी जन्मतिथि 20 जून 2001 है। अब इस लिहाज से देखा जाए तो वो एक नाबालिग है। अब एक नाबालिग को हाजत में रखना और फिर उसे जेल भेज देना पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है। इस बारे में पुलिस का भी पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। परिजनों का आरोप है कि पुलिस उन पर दबाव भी डालती रही। परिजनों का आरोप है कि गिरफ्तारी की तारीख 27 मार्च के बजाय 30 मार्च लिखकर देने के लिए पुलिस दबाव डालती रही। 30 तारीख का शाम में बोलता है 4 बजे कि तुम लिखो, हम 30 तारीख के डेट में तुम्हारे बेटा को लाया है और हाजत में बंद करके रखा हुआ था 27 तारीख से कंटिन्यू 30 तारीख तक। उसके बाद 31 तारीख को फिर हमको कहा कि नहीं लिखोगे तो तुमको भी फंसाएंगे, तुम्हारे बेटा को रिमांड पर लेंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे। हमसे चला है लड़ने के लिए। तो 5 दिनों तक पुलिस ने आखिर बच्चे को क्यों रखा हाजत में?
ये तो हम नहीं बता सकते, पुलिस का कार्यशैली ये बताएगा। ये पूरा समाज का लोग भी जाके देखा है कि हाजत में बंद करके रखा है, हथकड़ी लगा के ले गया है, सब देखा है, सब आदमी बोलेगा। तो आखिर जो है पुलिस वाले आप पर दबाव क्या बना रहे थे? दबाव बना रहा था कि लिखो 30 तारीख के हम डेट में लाया है 4 बजे शाम में। हम बोले नहीं, हम नहीं लिखेंगे, उस पर जो है तुमको भी फंसाएंगे, तुम्हारा बेटा को दूसरा केस में भी फंसाएंगे। इस बारे में हमारे संवाददाता ने जब मोहल्ले में पड़ताल करनी शुरू की तो जेल में कैद बच्चे के बारे में सकारात्मक बातें ही सुनने को मिली। यहाँ तक कि उसके स्कूल टीचर ने भी उसके बारे में कोई गलत बात नहीं कही। विद्यालय स्तर पर तो उसका कोई शिकायत नहीं है अभी तक। डिसिप्लिन के मामले में वो अनुशासन के साथ रहता था विद्यालय में। अनुशासन के मामले में जहाँ तक मेरी बात है, वो स्कूल में अच्छा ढंग से रहता था। बच्चे को जेल भेजा जा चुका है, लेकिन कानून एक नाबालिग बच्चे को बाल सुधार गृह भेजा जाना चाहिए। अगर पीड़ित परिजनों के आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो मामला बहुत ही गंभीर है। जेल में कई खूंखार अपराधी रहते हैं, वहां एक नाबालिग को रखा जाना कहां तक जायज है। लेकिन जब तक बालिग और नाबालिग का फैसला नहीं हो जाता, कुछ भी कहना मुश्किल है। जेल भेजा जा चुका 8वीं का छात्र नाबालिग है या फिर बालिग, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिर सवाल वही खड़ा होता है, जांच कौन करेगा? पुलिस, जिस पर परिजनों को धमकी देने का आरोप है, या फिर कोई और एजेंसी? मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। तो पुलिस के पीपल्स फ्रेंडली होने का सच भी आपने देखा। बहरहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए पुरवैया क्राइम स्पेशल के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वो परदेश तो धोखे से गया था। परिवार की जिम्मेदारी और कुछ कमाने की हसरत ने उसे अपने देश की सरहद लांघने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब उसके परिवार वाले वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, उसकी वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आप जरा खुद देखिए। हाथों में तस्वीर है, फरियाद है और आंसू है। ये लोग गुहार लगा रहे हैं रिहाई की। हाथों में तस्वीर है लाल बाबू की। लाल बाबू बेगूसराय का रहने वाला है। ये मजदूरी करता था। परिजनों का कहना है कि दलालों के बहकावे में आकर लाल बाबू वेल्डर का काम करने मलेशिया चला जाता है, लेकिन पिछले 3 महीने से उसकी कोई खबर नहीं है। परिजन परेशान हैं, घबराए हुए हैं। परिजनों का कहना है कि आखिरी बार संपर्क होने से पहले ही लाल बाबू का पासपोर्ट, मोबाइल और बाकी जरूरी कागजात जब्त कर लिए गए। इस घटना के बाद परिजनों की चिंता बढ़ गई है। ये हमारा लड़का एजेंट थ्रू मलेशिया गया था कमाने के लिए। एजेंट उसको बहला फुसला करके लेके चला गया पुंजलाइट कंपनी के नाम पर, और वहाँ जा कर के उसको ठग लिया। वो बिल्डर था, टेक्नीशियन था, और उसको तंग तबाह करके उसको बंदी बना लिया। पासपोर्ट वगैरह जो भी था, मोबाइल सब ले लिया। परिजनों ने गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और कई अधिकारियों से भी लाल बाबू की रिहाई के लिए गुहार लगाई है। परिवार वालों को डर है कि लाल बाबू मानव तस्करों के चंगुल में फंस गया है। इस संदेशे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी मदद। भारत सरकार के गृह मंत्री को दिए और विदेश मंत्री को दिए, बिहार सरकार चीफ मिनिस्टर को दिए। दरअसल लाल बाबू को यहां से वेल्डर का काम दिलाने के नाम पर मलेशिया ले जाया गया था, लेकिन वहां उससे मजदूरी कराई जाने लगी। आरोप है कि ऐसा नहीं करने पर उसके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाता था। इस बारे में लाल बाबू अपने परिजनों को फोन से बताता था, लेकिन बाद में उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। लाल बाबू ने आखिरी बार अपने परिजनों से
14 दिसंबर को संपर्क किया था। इसके बाद 31 मार्च को लाल बाबू की पत्नी के मोबाइल पर 30,000 रुपए की मांग की गई। इस पैसे को ICICI बैंक के एक अकाउंट में डालने को कहा जाता है। यह अकाउंट किसी मंजीत कौर नाम की महिला का है। वो एक बार फ़ोन किया था कि हमको जो है 3 दिन तक खाना नहीं दिया है और हम बहुत परेशानी में पड़ गए हैं, गलत जगह हम आ गए हैं। दूसरा बार जो कॉल आया था बोल रहा था जो हमको जो है यहाँ जो है मैंने बात करने नहीं दिया जा रहा है, पासपोर्ट ले लिया है मेरा और बहुत देखे थे, बहुत डर डर के बात कर रहा था। उसके बाद से कोई संपर्क नहीं। इस बारे में परिजन लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। जिले के SP ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। इनका पुत्र मलेशिया गया हुआ था और जब गया है उसके बाद बातचीत हो रही थी, बीच में इसकी बातचीत बंद हो गई। उन्होंने हमसे संपर्क किया है। हम उसके पासपोर्ट के आधार पर कोशिश कर रहे हैं कि उसका अता पता हमको मिल जाए और उसका परिवार से संपर्क स्थापित हो जाए। लाल बाबू का परिवार डरा सहमा है। मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। परिजनों को अब सरकार से उम्मीद है। देखना है कि उम्मीद से डबडबाई इन आंखों को राहत कब दिखाई देती है। राजीव कुमार, जी मीडिया, बेगूसराय। इधर पुलिस ने एक बार फिर नक्सलियों को शिकस्त दी है। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए हैं। ये बरामदगी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। नक्सलियों को एक बार फिर मिली शिकस्त। रोहतास पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक हुए बरामद। रोहतास जिले के पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों को एक बार फिर से शिकस्त खानी पड़ी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और नक्सलियों के खिलाफ सफलता हासिल की। पुलिस को जानकारी मिली कि रोहतास पहाड़ी पर नक्सली एरिया कमांडर अजय राजभर का एक दस्ता घूम रहा है। यह दस्ता कैमूर पहाड़ी पर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश में था। इस जानकारी के बाद CRPF कमांडेंट मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। इस टीम ने नौहट्टा थाने के चुनहता में एम्बूज लगाया, लेकिन पहाड़ियों का फायदा उठाने में नक्सली सफल रहे। वो भाग निकले, लेकिन पुलिस को यहां से भारी मात्रा में हथियार हाथ लगे। छापामारी और विशेष सर्च अभियान में जो आपको जो बताया गया है, काफी मात्रा में कितना बरामद हुआ सर? क्या क्या बरामद हुआ? 4 हथियार मिले हैं, जिसमें 315 के 3 गन हैं, एक पिस्टल है, 7 315 के लाइव राउंड है, 12 बोर के 2 राउंड है। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव, जिसमें PEK, जिसको बम और ID में उसका अमूमन यूज़ करते हैं, डेटोनेटर जिसको ID में यूज़ करते हैं, और अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा मिली। इन हथियारों की बरामदगी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। इन हथियारों को देखकर यही कहा जा सकता है कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस की सफल कार्रवाई ने नक्सलियों के प्लान पर पानी फेर दिया। अमरजीत कुमार, जी मीडिया, सासाराम। एसिड अटैक, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं एसिड अटैक की। तो लाख कोशिशों के बावजूद भी एसिड अटैक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन लाख शक्तियों के बावजूद भी मामले नहीं रुक रहे। सख्ती के बावजूद नहीं थम रहे एसिड अटैक। पुलिस ने मामला दर्ज करने से किया इनकार।
जी पुरवैया की पहल पर दर्ज हुआ मामला। पिछले 1 महीने के भीतर एसिड अटैक की दूसरी घटना। यह मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है। जिले में 1 महीने के अंदर दूसरी बार एसिड अटैक की घटना को अंजाम दिया जाता है। इसके बावजूद पुलिस इस मामले में लापरवाह बनी रहती है। पुलिस का रवैया बेहद चौंकाने वाला है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाने के कोठिया गांव का है। इस गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच झड़प हो जाती है। इस झड़प में एक पक्ष दूसरे पक्ष पर तेजाब से हमला कर देता है। इस तेजाबी हमले में 2 महिला समेत एक युवक घायल हो जाते हैं। एक बच्चा बाल बाल बचता है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी इलाके के पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। पुलिस का ये लापरवाह रवैया बेहद चौंकाने वाला है। पुलिस की इस लापरवाही के बाद हमारे संवाददाता की पहल पर पुलिस अस्पताल पहुंचती है। लोग के जब तेजाब उझिल के मार रहा था ना, तो हम कहे कि से लोग जब अथी हो जाएगा तो हम इसको छुड़ाने गए ना, तो ये हमको ही पूरे उझिल दिया पूरे। पुलिस को खबर किया गया था? हाँ, गया था तो ब्लॉक में, तो कहा कि जाइए वहाँ सरद हॉस्पिटल। तो वहाँ से आके तब ये लोग के देखे तो शीशा फोड़ के, जब ये लोग के भोंकने गया तब हम शीशा छीन के तब हम ये लोग के वहाँ से लेके टेम्पो पे लाद के भागे। पीड़ितों के बयान लिए जाते हैं। कोठिया गांव के किशन सैनी और उसके भाई के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 1 अप्रैल को दोनों भाइयों के बीच विवाद बढ़ गया। दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। इस बीच दूसरे पक्ष ने किशन सैनी की पत्नी पर तेजाब से हमला कर दिया। अपनी मां को बचाने गई बेटी और बेटे पर भी तेजाब से हमला किया गया। मिलकर गंगा सानी चारों गोड़ा मिल के पिछुड़ी हमको पटक के ऊपर से तेजाब उछला। बस ये बेटी हमको पकड़ा गया और बस सूख भी उछल दिया, बेटा भी गया, उसू के भी उछल दिया। खने रिक्शा चला कर हमको बेटा घरे आया। क्या चीज के लिए विवाद है? हाँ, विवाद है जो जमीन का भाई उसको कहा कि जो भैया हो 3 भाई के भैयारी हो, तो हमरा जो 5 कट्ठा जमीन है हमारे हिस्सा से तू दे दा, और तो अपन हिस्सा जमीन बेच के तो हम कुछ करा, उससे हमारा मतलब नहीं है। तो ये साल भर पहले हुआ है। आ देखिए आज के डेट में कुछ झगड़ा झंझट कुछ नहीं है, तब हमको उझिल दिया। इसे केवल संयोग ही कहा जाए कि इस हमले में 1 साल का छोटा बच्चा बच गया। इस घटना के बाद पीड़ित सीधे नगर थाना पहुंचे। वहां पीड़ितों को अस्पताल जाने की सलाह दी गई। मुशहरी थाना पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं मिली और न ही नगर थाना पुलिस ने घटना की जानकारी मुशहरी थाने को दी। जी मीडिया ने पहल कर इस घटना की जानकारी मुशहरी थाना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। फर्दर बयान ले रहे हैं, उनकी जांच में आएगा, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। अब भले ही पुलिस ने पीड़ितों के बयान ले लिए हों, लेकिन एसिड अटैक के मामलों पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। जुर्म की ताजा खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।